गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? आपको पता है कि संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका कोई ना कोई नाम ना हो, और वो नाम अपने आप में क्या होता है? संज्ञा। तो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या कोई भी मतलब चीज़ हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। अब जैसे मेरे हाथ में तो ये क्या है? मार्कर। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? डस्टर। तो इस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले अपन इनको अलग अलग देखते हैं। व्यक्ति के नाम। व्यक्ति के नाम। अब व्यक्ति के नाम पे कौन कौन से आ जाएंगे? व्यक्ति के नाम पे अपने आ जाएंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सचिन गोस्वामी, तुलसी दास आदि। ठीक है। इसी तरह से वस्तु। वस्तु के नाम। वस्तु के नाम पे क्या आ जाएगा? वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आ जाएगा जैसे है पेन, किताब, पेन, किताब, मेज, कुर्सी आदि। ठीक है। इसी तरह से फिर आता है आपका प्राणी के नाम। प्राणी के नाम। प्राणी के नाम में कौन आ जाएगा? जैसे हाथी, गाय, हाथी, गाय, मछली, घोड़ा आदि। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है स्थान के नाम। स्थान के नाम। स्थान के नाम पे क्या आता है? जैसे है दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, आगरा, भोपाल आदि। ठीक है। इसी तरह से अब अपने आता है भाव के नाम। ठीक है ना। भाव के नाम में भाव के नाम। अब भाव के नाम में आपके आ जाता है क्रोध, भय, दया, करुणा आदि। ठीक है ना। इसी तरह से आपका आ जाता है गुणों के नाम। गुणों के नाम में आ जाता है आपके ईमानदारी, बेईमानी, आदि। ठीक है। इस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपने देखा व्यक्ति के नाम आ रहे हैं तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सचिन, गोस्वामी, तुलसीदास, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। वस्तुओं के नाम पेन, किताब, मेज, कुर्सी, टेबल, इस तरह से कुछ भी ले लो। तो अब ये क्या हो गया? वस्तु जितनी भी है वो सब किस में आ रही है? वस्तुओं के नाम। प्राणी के नाम हाथी, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, जो भी है सब कुछ। मछली,
स्थान के नाम दिल्ली, जयपुर, आगरा, भोपाल, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। भाव के नाम क्रोध, भय, दया, करुणा आदि। इसी तरह से भाव में ही शामिल होता है गुण, ईमानदारी, बेईमानी। अब भाव में जैसे गरीबी, अमीरी, ये सब भाव के ही, ठीक है। तो इस तरह से जो जिन इन नामों का जो बोध होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जिसमें जिस किसी में भी नाम का पता चला वो नाम क्या है? अपने आप में संज्ञा। ठीक है, सबको समझ में आया? अब अपन आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, और तीसरा कौन सा है आपका? भाव वाचक संज्ञा। ठीक है। वैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 उपनाम और हैं। कौन कौन से? समूह वाचक संज्ञा और द्रव्य वाचक संज्ञा। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ये 2 नाम लिए गए हैं, जबकि हिंदी में केवल संज्ञा के मुख्य 3 भेद माने गए हैं, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किस में आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा में ही सम्मिलित हो जाती है, उसी के उपनाम है ये। इसलिए अंग्रेजी में तो संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, और जबकि हिंदी में संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे 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 महात्मा गांधी, जयपुर, लाल किला, ताजमहल, ताजमहल, दिल्ली, आगरा आदि। ठीक है। जिसमें
जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी है, जयपुर है, लाल किला है, ताजमहल है, दिल्ली, आगरा आदि। इसके बाद अपन आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु, प्राणी, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु, प्राणी और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, मतलब कि पूरी जाति का बोध होता है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे 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 मछली, गांव, देश, कलम, और लड़का, लड़की, बच्चा, शहर, बालक, आदि। ठीक है, जिसमें संपूर्ण वस्तु का, प्राणी का या फिर स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मछली, गांव, देश, कलम, लड़का, लड़की, बच्चा, शहर, बालक आदि। क्योंकि जब अपन मछली, तो किसी एक मछली की बात नहीं करेंगे, उसमें सारी मछली आती है। गांव, कोई गांव एक तो नहीं होता ना, गांव तो हर जगह गांव है। देश तो एक ही देश नहीं। अपन ने अगर भारत बोला, भारत होता तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ अपन ने बोला देश, तो देश तो बहुत है ना, तो वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सबको समझ में आया? आगे चलें। अब अपन आते हैं नंबर 3। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, जो भाववाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था,
आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे दया, क्रोध, भय, लज्जा, ईमानदारी, बेईमानी, गरीबी आदि। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी और मीठा, खट्टा, ये सभी चीज़ क्या है? भाव। तो इनका बोध कराता वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के आदि के गुण, दोष, दया, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर? सबको समझ में आया? इसी तरह से आता है, अपन केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी संज्ञा के मुख्य 3 भेद ही माने गए। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें समूह का, समुदाय का, झुंड का, दल का आदि का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हो कि कक्षा में कोई एक बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, तो कक्षा किसका बोध करा रहा है? समूहवाचक संज्ञा का। ठीक है, इसी तरह से नेताजी ने भाषण दिए, है ना। नेताजी ने जब भाषण दिए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। ठीक है, नेताजी जब भाषण देते तो कोई एक तो नहीं वहाँ पे था ना, तो लोगों की भीड़ क्या किस में आ गई? समूह। जैसे जानवरों का झुंड, ठीक है, तो वो झुंड किस में आता है? समूह, समुदाय। इसी तरह से लोगों का दल इकट्ठा होकर वहाँ जा रहा, तो इस तरह से जहाँ भीड़ का, समूह का, समुदाय का, झुंड का, दल का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अपन लिख सकते हैं, जैसे दल, समूह, समुदाय, कक्षा, सेना। आपने देखा है कभी सेना, एक व्यक्ति से सेना तैयार नहीं होती। सेना में कई लोग होते हैं, जब भी सेना बनती है ना। भीड़, झुंड। झुंड किसका होता है? झुंड व्यक्तियों का नहीं होता है, झुंड किसका होता है? जानवरों का। ठीक है, आदि। अब आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिसमें तरल पदार्थ और धातुओं का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, गेहूं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें द्रव्य का
या धातुओं का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सबको समझ में आया? अब अपन आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। वो कैसे होता है? जब अपन जैसे व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं, लेकिन जब अपन उस विशेष व्यक्ति को किसी साधारण मतलब एक से ज़्यादा लोगों का बोध कराने के लिए वो करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? जातिवाचक में। जैसे हर घर में विभीषण नहीं होते। ठीक है, अब ये विभीषण क्या है? वैसे आप सामान्य तौर पे देखोगी तो विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विभीषण सभी तो नहीं है ना, विभीषण किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिया गया है, लेकिन यहाँ किसी विशेष के लिए ना लेके क्या कहा गया है? हर घर में विभीषण नहीं होते। तो मतलब यहाँ एक विभीषण जैसे व्यक्ति की तुलना हर एक व्यक्ति से की जा रही है। तो ये कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ एक से अधिक जाति का बोध करा रहे हैं ना, एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से आपके आ जाती है शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। ठीक है, अब शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, तो यहाँ शास्त्री जी जो हैं वो वैसे देखा जाए तो शास्त्री कौन होते हैं? जो पंडित होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो एक शास्त्री होते हैं। ठीक है ना, तो वो शास्त्री किस में आते थे? वैसे शास्त्री आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ शास्त्री किसी सामान्य को ना लेके विशेष को लिया गया है। यहाँ शास्त्री किसको कहा गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। तो ये कौन सी संज्ञा बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किस में बन गई? जातिवाचक में। ठीक है ना, जातिवाचक में। और ये किस में कन्वर्ट हो गई? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, इस तरह से कभी कभी स्थिति के अनुसार हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में और कभी कभी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल देते हैं। इसी तरह से जैसे महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है ना, वैसे महात्मा किसको बोला जाता है? महात्मा बोला जाता है एक बहुत पूजा पाठ करने वाला जो होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, वो महात्मा होता है। पर यहाँ महात्मा किसको बोला गया है? यहाँ महात्मा किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि विशेष। यहाँ महात्मा गांधी जी के लिए लिया गया है। तो ये कौन सी संज्ञा बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आज का चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। अब आप लोगों को आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको ध्यान में रखते हुए बुक में जितनी भी एक्सरसाइज बैक साइड में दी गई है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना। थैंक यू।